हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना साइंस बुक का चैप्टर नंबर 8, दैट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। तो टाइम समय जो होता है और मोशन गति, ठीक है, इसको कैसे मेजर करते हैं उसको इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो चलिए उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज सभी सब्जेक्ट्स की क्वेश्चन और आंसर्स के साथ में एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाएं। आप चैनल के व्यू पेज पे जाएंगे सब्सक्राइब करके तो आप प्लेलिस्ट पाएंगे। प्लेलिस्ट में आपकी हर सब्जेक्ट की साइंस, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश सभी का हर सब्जेक्ट वाइज आपको अलग अलग वीडियो मिलेगी और हर सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर बिना समय गवाए। प्रेरणा एंड हर यंगर सिस्टर आर वाचिंग ए स्पोर्ट्स चैनल ऑन टेलीविजन। देखिए प्रेरणा और उसकी जो छोटी बहन है वो स्पोर्ट्स चैनल देख रहे हैं टेलीविजन पर। प्रेरणा एंजॉय रनिंग एंड सी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द फास्टेस्ट रनर अमंग द गर्ल्स इन हर डिस्ट्रिक्ट फॉर विनिंग द 100 मीटर स्प्रिंट एट एन इंटर स्कूल चैंपियनशिप हेल्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो देखिए प्रेरणा को क्या है, रनिंग करने में बहुत मज़ा आता है और वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक इंटर स्कूल चैंपियनशिप हुई उसमें 100 मीटर की स्प्रिंट होती है, तीव्र दौड़, बहुत तेज़ी से दौड़ने वाली, उसमें जीतने पर तो अपने ज़िले की सबसे तेज़ दौड़ने वाला उसको डिक्लेयर किया गया कि सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ती है। सी इज़ नाउ ट्रेनिंग टू compete एट द स्टेट लेवल। तो अब वो जो स्टेट लेवल के कंपटीशंस होते हैं उनमें भाग लेने के लिए ट्रेनिंग ले रही है। सी ड्रीम्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द इंटरनेशनल लेवल इन 100 मीटर स्प्रिंट कॉन्टेस्ट इन फ्यूचर। उसकी जो खुद की आकांक्षा है, उसके ड्रीम है, सपने हैं, वो भविष्य में इंटरनेशनल लेवल पर 100 मीटर की स्प्रिंट में भारत का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन वो बोलते हैं, प्रतिनिधित्व भारत के रिप्रेजेंट करने का है। उसके जो सपने हैं कि वो 100 मीटर की दौड़ में इंटरनेशनल लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट करे। वाइल वॉचिंग द रेरन ऑफ स्प्रिंट एट द ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन द पास्ट, प्रेरणा इज ऑलवेज अमेज्ड दैट द मेजरमेंट ऑफ द टाइम टेकन फ्रॉम द रेस इज सो एडवांस दैट दे कुड आइडेंटिफाई द विनर इवन व्हेन टू स्प्रिंटर्स सीम्स टू क्रॉस द फिनिश लाइन ऑलमोस्ट टुगेदर। तो जो अभी तक ओलंपिक खेल बीत चुके हैं उनमें जो स्प्रिंट रेस हुई है तो उनको दोबारा से देखते हुए जो प्रेरणा है वो सदैव ये इस भ्रम में रहती है कि दौड़ में लगा समय मापने के लिए, देखिए जब दौड़ते हैं तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है, अब कितनी अधिक प्रगति हो चुकी है कि दो तेज दौड़ने वाले रनर हैं वो दौड़ की खत्म होने के जो समापन रेखा होती है, एंडिंग लाइन, उसको लगभग एक साथ पार करते हुए हमें प्रतीत होते हैं। उसमें से भी विजेता की पहचान करना आज के समय में संभव हो गया है कि आप अगर ऐसे ही देखोगे नॉर्मल तो आपको लगेगा कि दोनों के दोनों एक साथ उन्होंने एंडिंग लाइन को छुआ है, बट उसको आराम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है किसने एंडिंग लाइन पहले छुई है। However, in her school, the sport teacher only used a special kind of watch called a stopwatch for timing the school races. जबकि उसके स्कूल में जो उसके स्पोर्ट टीचर हैं वो रनर्स की जो रनिंग चैंपियनशिप होती है उनमें टाइम को मेजर करने के लिए एक विशेष प्रकार की घड़ी का यूज करते हैं जिसको स्टॉप वॉच कहते हैं। सी हैड नोटिस हर मदर वियरिंग ए वॉच ऑन हर रिस्ट एंड हर सिस्टर लुकिंग एट हर मोबाइल फोन व्हेन सी नीडेड टू चेक द टाइम। तो देखिए समय को देखने के लिए उसने अपनी माँ को, जो कि उनकी कलाई पर एक घड़ी बंधी है, उसका और अपनी बड़ी बहन को मोबाइल फ़ोन का यूज करते हुए देखा है। हर अंकल यूज ए ब्रेल वॉच एंड हैड रिसेंटली एक्वायर्ड ए टॉकिंग वॉच दैट अनाउंस द टाइम एट द टच ऑफ ए बटन।
तो उसके जो अंकल हैं वो ब्रेल वॉच को यूज करते हैं। ठीक है, ब्रेल वॉच होती क्या है? ब्रेल एक लिपि है पढ़ने की, लिखने की, जो कि जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं, दृष्टिबाधित मतलब जो आंखों से देख नहीं सकते, उनको पढ़ने लिखने के लिए यूज होती है। ब्रेल में क्या होता है कि जो ये 26 सिंबल होते हैं ABCD, वो अलग टाइप से उनको उभार के पेज पे गोदा रहता है कि आप वो हाथ से छू के उसको पता लगा सकते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट अलग से पैटर्न में होते हैं कि कौन सा A है, कौन सा B है। तो इसी तरह से ब्रेल वॉच, इसका मतलब जो उसके चाचा हैं वो आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो ब्रेल वॉच का यूज करते हैं, जिससे वो उसको छूकर टाइम का पता लगाते हैं। और इसके साथ ही अभी हाल ही में उन्होंने एक बोलने वाली घड़ी भी खरीदी, जो कि एक बटन को प्रेस करने के समय में प्रेस करते ही टाइम का अनाउंसमेंट करती है कि कितने अभी बज गए हैं। देयर वॉज ऑल्सो ए लार्ज क्लॉक ऑन द वॉल नियर द स्कूल एंट्रेंस। तो जो स्कूल का एंट्रेंस है उसके पास की दीवार पर भी एक बड़ी घड़ी लगी है। ही थॉट टर्न टू पीपल इन द एंशियंट पास्ट हु डिड नॉट हैव द मॉडर्न गैजेट वी हैव टुडे एंड सी वंडर्ड। अब ये सब कुछ सोचते सोचते उसका जो ध्यान है वो एंशियंट पास्ट में उस समय की ओर चला गया जब लोगों के पास में टाइम मेजर करने के अभी के जो लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं, आधुनिक उपकरण हैं, वो नहीं थे जो वर्तमान समय में हमारे पास हैं। और इसके बारे में जानने की उसकी जो क्यूरियोसिटी है अब वो और ज़्यादा तेज हो गई कि कैसे लोग टाइम मेजर करते थे। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपको रन दिखाया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाउ वाज द टाइम मेजर व्हेन देयर वाज नो क्लॉक एंड वॉचेज। तो जब क्लॉक या वॉचेज नहीं होती थी तो लोग टाइम को कैसे मेजर करते थे? तो मेजरमेंट ऑफ टाइम, चलिए अब जानते हैं कैसे टाइम मेजर होता है, समय का मापन कैसे होता है। ह्यूमंस गोट इंटरेस्टेड इन कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम लॉन्ग एगो। बहुत पहले से ही जो ह्यूमंस हैं उनकी जो इंटरेस्ट है, रुचि है, वो व्यतीत हो रहे समय की जानकारी इकट्ठा करने में रही है। दे स्टार्टेड नोटिसिंग दैट मैनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्व आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो ह्यूमन है उन्होंने इस चीज़ को अनुभव किया कि जो नेचर है उसमें ऐसी इवेंट्स, घटनाएं जो एक निश्चित समय अवधि के पश्चात दोबारा से रिपीट होती हैं, जैसे कि कौन कौन सी? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, द फेजेस ऑफ द मून एंड द चेंजिंग सीजन्स। तो जैसे कि सूरज का उगना, अस्त होना, प्रतिदिन परिवर्तित होती हुई चंद्रमा की जो कि कलाएं हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेजेस ऑफ मून बोलते हैं, जो कि डेली डेली चेंज होता रहता है। और सीजन्स जो जो कि फ्रिक्वेंटली वो भी चेंज होते हैं, उनको भी आप वो ऑब्जर्व कर पाते थे। दे स्टार्टेड यूजिंग द साइकिल ऑफ दीज इवेंट्स फॉर टाइम कीपिंग। अब उन्होंने ये जितनी भी सारी घटनाएं हुई उनका यूज करना शुरू किया समय को निर्धारण करने के लिए कि क्या बजे हैं, अभी क्या कितना टाइम हुआ है। फर्स्ट दे डिवाइस कैलेंडर्स। तो सबसे पहले उन्होंने कैलेंडर बनाए। ए डे वाज डिफाइंड बाय द साइकिल ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन। ठीक है, सूरज के निकलने, उगने और अस्त होने का जो पूरा एक चक्र है उसको एक दिन में उन्होंने डिफाइन किया, परिभाषित किया। देन बिगिन द क्वेस्ट टू फाइंड वेज टू नोइंग द टाइम ऑफ डे। और उसके बाद में दिन के किसी समय को जानने की उन्होंने बहुत सारी विधियों की खोज आरंभ की कि अब सुबह पूरे दिन का तो पता चल गया, अब दिन को घंटों में कैसे बांटोगे, दिन में क्या समय हुआ है, उसको भी उन्होंने फाइंड आउट करना शुरू किया धीरे धीरे आगे। So they made many devices which help them to measure smaller intervals of time within a day। तो देखिए पूरे दिन के जो छोटे छोटे समय के अंतराल हैं उनको मापने के लिए, ठीक है, उन्होंने क्या किया? बहुत सारे यंत्र निर्मित किए, बहुत सारी डिवाइसेस बनाई। सम ऑफ दीज वर sundials, वाटर क्लॉक्स, आर ग्लासेस एंड कैंडल क्लॉक्स। तो इनमें से कुछ धूप की घड़ियां थी, जो धूप से पता चलता था, धूप की परछाई, सन की परछाई जहाँ पे जाएगी उसके हिसाब से वो टाइम का पता लगाते थे। कुछ वाटर, जल की घड़ियां थी,
ठीक है, पानी बहता रहेगा एक बकेट से, जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है, उसमें कितना टाइम लगता है उसके हिसाब से वे उसको डिवाइड कर लेते थे। और कुछ रेत की घड़ियाँ थी, कुछ मोमबत्ती घड़ियाँ थी। ठीक है, तो कुछ रेत की, जैसे रेत उसमें भरा इन्होंने, इसमें ये देखिए आप, और रेत धीरे 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 करके उसमें से क्या होगा, गिरता रहेगा, जो कि एक निश्चित टाइम को बताएगा कि इतने टाइम में इसमें से पूरा रेत नीचे निकल जाता है। तो चलिए, in a sundial time is determined with the changing position of the shadow of an object cast by light of the sun during the day। जैसा कि हमने आपको बताया है कि जो धूप की घड़ियां थी, ठीक है, सनडायल टाइम थे, उससे दिन के समय का निर्धारण सूरज का जो लाइट होती थी, किसी चीज पर उसकी जो परछाई गिरती है, ठीक है, परछाई के परिवर्तन से या परछाई के परिवर्तन की स्थिति के आधार पर इससे समय का पता लगाया जाता था। The water clocks use the flow of water out or into a vessel to measure the time। देखिए, जो वाटर क्लॉक्स थी, जल घड़ियाँ थी, उनमें टाइम को मेजर करने के लिए किसी बर्तन के भीतर या बाहर से भीतर की ओर होने वाले जो वाटर फ्लो है उसका यूज किया जाता था। In one type, water flowed out from a vessel which has marking for time। तो देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाया गया है कि एक जो जल की घड़ी होती है, वाटर वॉच होती है, उसमें वाटर को एक बर्तन में लिया जाता है जिसमें समय मेजर मतलब ऑलरेडी लिखा होता है कि कितने टाइम में ये कितनी खाली होगी। ठीक है, कितने टाइम में इससे कितना पानी बाहर निकल जाएगा, उसको डिवाइड करके पूरे दिन को इस तरह से। तो इन द अदर टाइप there would be a ball with a fine hole at the bottom which was floated on the surface of water, जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है। तो जो दूसरे प्रकार की वाटर वॉच होती थी, उनमें क्या होता था, एक कटोरा होता था, बोल, जिसकी तली के ठीक बीच में एक छेद होता था। तो इस कटोरे को पानी के ऊपर, जो पानी की सरफेस होती थी, उस पर तैराया जाता था, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इट ग्रेजुअली फिल्ड अप इन द फिक्स टाइम एंड फाइनली सिंक। अब ये क्या करता, धीरे धीरे एक फिक्स टाइम में ये कटोरा पानी से भर जाता था और उसके बाद में डूब जाता था। देन इट वाज लिफ्टेड अप एंड फ्लोटेड अगेन। तो इसके बाद इसे फिर से निकाल कर तैराया जाता था और दोबारा से ये टाइम मेजर करना शुरू कर देता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं हम इन एन आर ग्लास। Time was measured on the basis of the flow of sand from one bulb to another। तो जो रेत की घड़ियां हैं उनमें टाइम का मेजर करना एक बल्ब से दूसरे बल्ब में जो सैंड है उसका फ्लो, देखिए जैसा आपको यहाँ पर दिख भी रहा है, उसके आधार पर किया जाता था, सैंड के फ्लो के आधार पर। तो कैंडल क्लॉक्स, जैसे कि आपको फिगर में दिख रही है, वाज कैंडल्स विद मार्किंग दैट इंडिकेट द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन बर्न। अब जो कैंडल वॉचेज थी, इसमें ऐसी मोमबत्तियां होती थी जिन पर ये देखिए जैसे आपको यहाँ पे दिखा रखा है 1 2, इन पे मार्किंग हो रखी होती थी और ये बताती थी कि इन मोमबत्तियों को जलते हुए कितना टाइम बीत चुका है। देखिए इस तरह से लोग पहले टाइम को मेजर करते थे जब तक वॉचेज नहीं थी। तो चलिए अब एक फैसिनेटिंग फैक्ट हम पढ़ेंगे। फैसिनेटिंग मतलब रोचक तथ्य। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोन sundial, द स्मार्ट यंत्रा वाज बिल्ट अराउंड 300 years ago एट द जंतर मंतर इन जयपुर राजस्थान, ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट हाउसेज सेवरल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखिए, पत्थरों से बनी जो सबसे बड़ी सनडायल है, धूप की घड़ी है, उसका नाम सम्राट यंत्र है। ठीक है, तो इसे लगभग आज से 300 साल पहले राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित जंतर मंतर में बनाया गया था, जो यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर्ड एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। विद इट्स इम्पोजिंग हाइट ऑफ 27 मीटर्स, इट्स शैडो मूव्स एट अबाउट 1 millimeter per second and falls on a scale finally marked to measure time interval as short as 2 seconds। तो देखिए इसकी जो ऊंचाई है वो 27 मीटर है।
तो इसकी इतनी अधिक ऊंचाई के कारण इसकी जो शैडो होती है हर एक सेकंड में लगभग 1 मिलीमीटर चेंज होती है। ठीक है, और एक जो कि मेजरमेंट है, ये मापक है, उस पर पड़ती है, जिसे 2 सेकंड तक की छोटी अवधि को मापने के लिए मार्किंग किया गया है। ठीक है, तो 2 सेकंड तक की अवधि को माप सकता है। लाइक एनी सनडायल इट मेजर लोकल और सोलर टाइम रिक्वायरिंग ए करेक्शन टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो किसी भी दूसरी सनडायल की तरह, धूप की घड़ियों की तरह, यह भी लोकल या सोलर टाइम, ठीक है, या तो लोकल या फिर सोलर टाइम को ही मेजर करती है, और जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसके निर्धारण के लिए इसमें करेक्शन करने की जरूरत है। शुड वी मेक ए सिंपल वाटर क्लॉक? क्या आप एक सिंपल वाटर क्लॉक बनाना चाहेंगे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको जानते हैं। ये आ गई आपकी एक्टिविटी 8.1 लेट अस कंस्ट्रक्ट। तो आइए कंस्ट्रक्शन करते हैं। टेक ए यूज ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बोतल ½ लीटर और लार्जर विद इट्स कैप। अब आपको क्या करना है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बोतल लेनी है जो कि ½ लीटर या उससे बड़ी हो, ठीक है, जिसमें ढक्कन भी लगा हो। कट इट इनटू 2 रफली इन द मिडल एज शोन इन फिगर। तो ये बोतल हो गई, इस तरह आपको आधा आधा रफली 2 हिस्सों में आप काट लीजिए। यूजिंग ए ड्राइंग पिन मेक ए स्मॉल होल इन द कैप ऑफ द बोतल। अब पिन की मदद से इसमें इस तरह से बोतल के छेद, उसमें ढक्कन में एक स्मॉल छेद कर लीजिए आप, ठीक है, जैसा यहाँ पर आपको दिखाया गया है। अब आगे आपको क्या करना है, प्लेस द अपर पार्ट ऑफ द बोतल इन एन इन्वर्टेड पोजीशन ओवर द लोअर हाफ। अब उसको क्या करना है आपको कि बोतल का जो कटा हुआ भाग है इस तरह से आपको उसके दूसरे बाकी के आधे भाग में घुसा देना है, ठीक है, इसमें फंसा देना है इस तरह से। तो चलिए अब आगे जानते हैं फिर क्या करना है आपको। फिल द अपर पार्ट ऑफ द बोतल विद वाटर। अब जो बोतल का ऊपर का पार्ट है जिसमें ढक्कन लगा हुआ है उसमें आपको पानी से भर देना है। यू में एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक और कलर टू मेक द वाटर लेवल इजीली विजिबल। तो आपको उसमें क्या करना है कि थोड़ा सा कोई कलर या फिर इंक की बूंद डाल देनी है ताकि आपको जो वाटर का लेवल है वो अच्छे से दिख सके। द वाटर विल स्टार्ट ड्रिपिंग इन टू द लोअर पार्ट ऑफ द बोतल। अब क्या करेगा, जब उसमें छेद किया था आपने पिन से तो पानी धीरे धीरे बूंद बूंद करके बोतल के निचले भाग में गिरने लगेगा। यूजिंग ए वॉच मार्क द लेवल ऑफ वाटर आफ्टर एवरी मिनट टिल ऑल द वाटर ड्रिप डाउन। अब आप घड़ी का यूज करिए और प्रत्येक मिनट के बाद में जो वाटर का लेवल है उसको आप मार्किंग करते रहिए, ठीक है, जब तक कि सारा वाटर नीचे वाले भाग में इकट्ठा नहीं हो जाता। योर वाटर क्लॉक इज रेडी। तो इस तरह से आपकी जो वाटर क्लॉक है वो रेडी हो गई। यू कैन नाउ गेस हाउ टू यूज इट। क्या अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसे यूज में कैसे लाया जाएगा। पोर द वाटर फ्रॉम द लोअर पार्ट बैक इनटू द टॉप पार्ट एंड वॉच द लेवल ऑफ द वाटर ड्रिपिंग इनटू द लोअर पार्ट। अब क्या करना है आपको, वाटर को नीचे वाले भाग से वापस ऊपर के भाग में आपको उड़ेल देना है और बूंद बूंद करके नीचे के भाग में गिरते हुए जो जल का जो लेवल है, वाटर का लेवल है, उस पर ध्यान देना है ऊपर वाले पार्ट में। एवरी टाइम इट टचेज ए मार्क मेड बाय यू 1 more minute हैज़ पास। तो देखिए जो आपने 1-1 मिनट के निशान लगाए थे पहले, ठीक है, तो हर धीरे धीरे वो 1-1 मिनट के निशान आपको पानी में आते हुए दिखेंगे, पानी का लेवल उस तक, क्योंकि जैसे ही टाइम बीतेगा उतना ही, क्योंकि पानी के लिए गिरने का वो समय आप पहले से उस पर मार्क कर चुके हैं कि 1 मिनट में कितना पानी नीचे गिर रहा है घड़ी से। तो इस तरह आपकी वाटर क्लॉक बनके तैयार हो गई है। नाउ अगेन वी विल रीड द नेक्स्ट फैसिनेटिंग फैक्ट, दैट इज रोचक तथ्य। इन एंशियंट इंडिया टाइम वाज मेजर्ड ड्यूरिंग बोथ शैडो एंड वाटर क्लॉक्स। तो जो हमारा एंशियंट इंडिया था उसमें टाइम को जो मेजर करते थे वो शैडो से भी और वाटर क्लॉक से भी, वाटर क्लॉक दोनों से करते थे। The earliest reference to shadow-based time measurement appear in the Arthashastra by Kautilya was composed and revised between the 2nd century BC 3rd century CE। तो जो शैडो बेस्ड टाइम मेजरमेंट था उसका सबसे पहला जो हमें एंशियंट, सबसे पहला जो हमें देखने में आता है, सबसे प्राचीन साक्ष्य उल्लेख वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र
जिसे सामान्यतः कब लिखा गया था, आपने इसके बारे में पढ़ रखा है, 2nd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी C के बीच में लिखा गया था, संशोधित की रिवाइज किया गया था। ठीक है, तो उसमें आपको मिलता है एन एक्यूरेट एक्सप्रेशन फॉर टाइम in term of the shadow of a vertical stick was given by Vladimir around 530 CE। तो कॉमन इरा 530 के आसपास जो व्रामीर हैं उन्होंने एक शैडो की वर्टिकल स्टिक की शैडो से, ठीक है, टाइम को मेजर करने का एक बहुत ही एक्यूरेट एक्सप्रेशन निकाला था, फाइंड आउट किया था। The water clock with water flowing out was described in the अर्थशास्त्र शार्दुल कर्णावदान as some other text early CE centuries। तो जो वाटर क्लॉक्स हैं जिनमें पानी फ्लो होता है, इस तरह की घड़ियों को अर्थशास्त्र के शार्दुल कर्णावदान तथा कुछ ऐसे ही ग्रंथों में जो हमारा संवत है उसकी स्टार्टिंग की शताब्दियों में किया गया उनका वर्णन। ठीक है, कि जो वाटर क्लॉक्स होती हैं, दीज क्लॉक्स वर नॉट वेरी एक्यूरेट बिकॉज एज वाटर लेवल ड्रॉप द फ्लो रेट डिक्रीज। अब जो वाटर क्लॉक्स हैं, इन घड़ियों के द्वारा जो समय बताया जाता है वो बहुत हद तक सही नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे वाटर का लेवल डाउन कम होता जाता है वैसे ही जो फ्लो का रेट है वो भी कम होता जाता है। दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सिंकिंग बॉल वाटर क्लॉक, जो कि आपको फिगर 8.2 में आपने देखी है। ठीक है, तो इसमें गलतियां होने की वजह से ही जो आगे सिंकिंग बॉल वाटर क्लॉक है उनका डेवलपमेंट हुआ। और घटिका यंत्र फर्स्ट मेंशन बाय आर्यभट्ट एंड देन इन सेवरल एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट लेटर। तो जिसको घटिका यंत्र भी कहते हैं, जिसको बाद में जिसका उल्लेख सबसे पहला उल्लेख आर्यभट्ट ने किया, उसके बाद के उनके जो बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट हैं उनमें भी इसका उल्लेख हमें मिलता है। टाइम वाज मेजर कॉन्स्टेंटली विद घटिका यंत्रा एट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, रॉयल प्लेसेस, टाउन स्क्वायर एंड ईस्ट टाइम द बॉल सिंक। इट वाज अनाउंस्ड बाय ड्रम conch shell और स्ट्राइकिंग ए गोंग। तो देखिए, जितने भी बौद्ध मठ हैं, बौद्ध मोनेस्ट्रीज हैं, राजमहल थे, नगर चौराहे थे, उन पर जो टाइम मेजरमेंट था, ठीक है, समय नियमित रूप से घटिका यंत्र की सहायता से ही मापा जाता था। और हर बार जब भी जो पात्र है, ये बर्तन है, वो डूबता था बॉल, तो उसकी घोषणा ढोल या शंख अथवा घंटा बजाकर की जाती थी। दो द घटिका यंत्र वाज प्रोग्रेसिवली रिप्लेस बाय पेंडुलम क्लॉक इन द लेट 19th century। इट कंटिन्यू टू बी यूज एट द रिलीजियस प्लेस फॉर रिचुअल्स। तो देखिए, ये आपने देखे होंगे अभी जब आपके पास में बहुत सारे पेंडुलम क्लॉक हैं जो कि जितना भी टाइम होता है उतनी उसी तरह आवाज़ करते हैं, टन 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 उतनी बारी बजते हैं। तो इसकी जो खोज थी वो धीरे धीरे 19वीं शताब्दी 19th सेंचुरी में, ठीक है, अब आके इन घटिका यंत्रों को उनके स्थान पर पेंडुलम क्लॉक आई, जो कि आज भी जो हमारे धार्मिक स्थल हैं और हमारे रिलीजियस प्लेस हैं, रिचुअल्स जहाँ हम रिचुअल्स करते हैं, उनका उपयोग आज भी यहाँ पर हो रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एज ह्यूमन सिविलाइजेशन एडवांस एंड एज पीपल बिगन टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस द मेजरमेंट ऑफ द टाइम बिकम वेरी क्रिटिकल। तो जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन एडवांस होती गई, उनका विकास होता गया, और विशेषकर जब लोगों को दूर दूर की जगहों पर यात्रा करनी उन्होंने आरंभ की, तो टाइम का मेजरमेंट उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंक्रीजिंगली बेटर मैकेनिकल डिवाइसेस फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम ड्रिवन बाई वेट गियर्स एंड स्प्रिंग फ्रॉम द 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। तो देखिए, इस कारण से जो 14th सेंचुरी है और उसके बाद के सालों में वेट वॉच, गियर, कमानियाँ, इनके द्वारा चलने वाली जो टाइम मेजरमेंट की बाद की जो ये टाइम मेजरमेंट की घड़ियां हैं वो उन्नत होती हुई किससे, आपके अच्छी मैकेनिकल डिवाइसेस बनी।
ठीक है। उन मैकेनिकल डिवाइसेस में क्या क्या होता था, उनमें वेट होते थे, गियर होते थे, कमानी होती थी, उनसे वो सारी चलती थी और सही टाइम वो बताती थी। However, in the invention of the pendulum clock in the 17th century mark a major breakthrough in mechanical time keeping। तो जबकि जो कि 17th सेंचुरी थी, इसमें पेंडुलम क्लॉक के आविष्कार को, जो मैकेनिकल वॉचेज थी उनके द्वारा समय मापन के क्षेत्र में एक बहुत प्रमुख खोज माना गया। तो देखिए ये आपकी पेंडुलम क्लॉक है, ये पेंडुलम ऐसे ऐसे हिलता रहता है इसमें। तो ये किसकी है, हाइगेंस पेंडुलम क्लॉक, ये हाइगेंस की पेंडुलम क्लॉक है। तो चलिए अब हम साइंटिस्ट को जान लेते हैं जिसकी हमने पेंडुलम क्लॉक देखी है कि हाइगेंस कौन थे। नो ए साइंटिस्ट। अब वैज्ञानिक से आपका परिचय कराते हैं। द पेंडुलम क्लॉक वाज इन्वेंटेड इन 1656 एंड पेटेंटेड इन 1657 बाय क्रिश्चियन हाइगेंस, जिनका जो 1629 से 1695 तक जीवित रहे। तो जो पेंडुलम क्लॉक है उनका आविष्कार, ठीक है, कॉमन एरा 1656 में हुआ और जनरली जो कि 1657 है उसमें क्रिश्चियन हाइगेंस के द्वारा इसे पेटेंट कराया गया। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि पेटेंट होता क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, पेटेंट किसी भी अपने नए आविष्कार के लिए एक कानूनी अधिकार है जो आविष्कारक को एक निश्चित अवधि, जनरली 20 साल 30 साल, उसके लिए अपने आविष्कार को बनाने, यूज करने और बेचने का उसको विशेष अधिकार देता है, जिस समय पीरियड में कोई उसकी नकल करके नहीं बेच सकता। तो इसका जो उद्देश्य है वो आविष्कारक को उसके जो उसने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है उस पर लाभ कमाने, और जो उसने नवाचार किया है यानी कि कोई नई इन्वेंशन की है उसको प्रोत्साहित करने का अवसर देना है। ठीक है, इसके साथ ही दूसरों को उसकी अनुमति के बिना उसका जो आविष्कार है उसका कमर्शियल यूज करने से रोकना है कि कहीं कोई उसके आविष्कार से दूसरा पैसे ना कमा ले। ठीक है, तो पेटेंट नया, उपयोगी और आविष्कारशील होना चाहिए, तभी वो पेटेंट होता है, अदरवाइज ऐसे ही कोई चीज़ पेटेंट नहीं हो जाती है। तो एक अगर मोटी बात में आप समझो तो पेटेंट एक विशेष अधिकार है जो कि किसी भी अनाधिकृत उपयोग से बचाता है और नई नई चीज़ों को, नए इन्वेंशंस को बढ़ावा देता है, और ये कानूनी विवरण का भी खुलासा करता है। और इसमें एक टाइम मेंशन होता है कि इतने टाइम तक ये तुम्हारा पेटेंट है। जैसे कि भारत में किसी भी पेटेंट की जो टाइम पीरियड है वो 20 साल है। ठीक है, उसके बाद वो सार्वजनिक डोमेन में, पब्लिक डोमेन में आ जाती है चीज़, फिर उसको कोई भी कैसे भी बना सकता है। तो चलिए, पेटेंट के बारे में आपने जान लिया, अब आगे बढ़ते हैं। ही वॉज इंस्पायर्ड बाई द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ पेंडुलम बाई गैलीलियो गैलीली 1564 टू 1642। तो उन्होंने जो गैलीलियो गैलीली थे, जिनका जो कि 1564 से 1642 तक जिंदा रहे, उनके जो पेंडुलम पर किए गए प्रयोग थे, एक्सपेरिमेंट थे, उससे उन्होंने प्रेरणा ली थी। इट इज सेड दैट वंस वाइल सिटिंग इन ए चर्च गैलीलियोज अटेंशन was drawn to a lamp suspended from the ceiling which was swinging back and forth। तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार जो गैलीलियो थे वो गिरजाघर में बैठे हुए थे और उनका ध्यान छत से लटके हुए एक लैंप की ओर गया जो कि क्या कर रहा था, स्विंग कर रहा था। ठीक है, जिसको दोलन कहते हैं, स्विंग कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह, फिर वापस उसी जगह। यूजिंग हिज पल्स टू मेजर टाइम गैलीलियो फाउंड दैट द लैंप लुक द सेम टाइम फॉर ईच स्विंग। अब टाइम को मेजर करने के लिए जो अपनी पल्स थी गैलीलियो की, ठीक है, अपनी खुद की पल्स का यूज करके गैलीलियो ने इस चीज़ का पता लगाया कि हर एक स्विंग में जो वो स्विंग कर रहा है, ठीक है, लैंप द्वारा जो किया गया, हर एक स्विंग में लगने वाला टाइम बिल्कुल एक समान था। ठीक है, आफ्टर experimenting with different pendulums, Galileo concluded that the time taken to complete one oscillation was always the same for pendulum for a given length।
तो देखिए बहुत सारे उसके बाद में इन पे जो पेंडुलम है उन पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद गैलीलियो इस डिसीजन पर पहुँचे कि किसी भी एक फिक्स लेंथ के पेंडुलम के लिए एक पूरा, क्या बोलते हैं इसको, ओसिलेशन, पूरा एक ओसिलेशन पूरा करने के लिए जो टाइम लगता है वो हमेशा एक समान रहता है। तो पूरा एक ओसिलेशन होता क्या है, जैसे कि ये कोई पेंडुलम है, ये पहले यहाँ से इधर गया और फिर वापस यहाँ पर आया, ठीक है। तो वापस फिर जब यहाँ पर ये वापस यहाँ पर आएगा, सॉरी दोबारा बनाते हैं चलिए, तो ये वहाँ पर आया, फिर जब वापस सेंटर में आएगा तब इसका एक पूरे का पूरा एक ओसिलेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। ये होता है एक ओसिलेशन कंप्लीट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं सिंपल पेंडुलम की ओर। तो ए सिंपल पेंडुलम, चलिए अब एक सिंपल पेंडुलम के बारे में हम जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिए। ये ऑलवेज, अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहने वाले हैं आगे, तो पूरे जीवन भर आपके जीवन में काम आने वाला है। वी डिड एन एक्टिविटी इन चैप्टर मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन इन ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी। तो कक्षा 6 में जो आपकी क्यूरियोसिटी बुक है उसके चैप्टर जो आपका है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन, उसमें हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने धागे से क्या किया था, वेयर वी ऑब्जर्व द ओसिलेटरी मोशन ऑफ एन इरेजर हैंग विद ए थ्रेड, जिसमें हमने रबर को एक धागे से बांध के उसकी ओसिलेटरी मोशन को देखा था। इज द पेंडुलम सिमिलर टू दैट, क्या पेंडुलम उसके जैसा ही है, चलिए जानते हैं। ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटेलिक बॉल कॉल्ड द बोब ऑफ द पेंडुलम। तो देखिए एक जो सिंपल पेंडुलम होता है वो एक छोटी मेटेलिक उसमें क्या होता है, एक छोटी मेटेलिक बॉल होती है जिसे क्या कहा जाता है, बोब ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम का बोब कहा जाता है। सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिज सपोर्टेड बाय ए लॉन्ग थ्रेड एज शोन इन फिगर। तो देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये एक किससे बंधी रहती है, रिजिड सपोर्ट मतलब दृढ़ आधार से लटकी होती है एक लंबे धागे के द्वारा, जैसा कि आपको इमेज में दिखाया गया है। देखिए ये थ्रेड है, ठीक है, ये एक रिजिड सपोर्ट है और ये इसका बोब है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। द पेंडुलम एट रेस्ट इज इन इट्स मीन पोजीशन। तो देखिए जब पेंडुलम रेस्ट पोजीशन में होता है तो वो अपनी कहाँ, इस पोजीशन में होता है, मीन पोजीशन में, सेंटर में। व्हेन द बोब ऑफ द पेंडुलम इज मूव्ड स्लाइटली टू वन साइड एंड रिलीज इट्स स्टार्ट ऑसिलेटरी मोशन। तो देखिए जब जो बोब है उसको एक और थोड़ा सा खींचकर छोड़ा जाता है तो ये क्या करने लगता है, ऑसिलेटरी मोशन करने लगता है, ठीक है। किसी भी साइड आपने इसको खींचा और छोड़ दिया तो फिर ये ऐसे 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 ऑसिलेटरी मोशन करना शुरू कर देता है। इट्स मोशन इज पीरियोडिक इन नेचर बिकॉज इट रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसकी जो मोशन है वो पीरियोडिक मोशन होती है क्योंकि ये अपना जो इसका एक फिक्स पाथ है उस पर ही एक फिक्स टाइम में, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में इसको खुद को रिपीट करता रहता है अपने पाथ पे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बोब starting from its mean position O moves to extreme position A, change direction and moves to another extreme position B, change direction and comes to back O। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब ये आपका बोब है, ये बोब ये आपकी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है जिसको A कहा गया है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है जिसको B कहा गया है। तो इसको आप इधर खींच के छोड़ेंगे तो ये वापस B तक जाएगा और B से जब वापस यहाँ पर ये O तक आएगा तब जाके इसका पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। यही इसमें बताया गया है आपको। द पेंडुलम ऑल्सो कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बोब्स मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन ए टू अनदर एक्सट्रीम पोजिशन बी एंड कम बैक टू ए। तो जैसा मैंने बताया कि पेंडुलम का पूरा एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होता है, जब ये अपने मीन पोजीशन से, जो कि इसकी मीन पोजीशन ओ है, उससे एक्सट्रीम पोजीशन ए में जाकर फिर उससे वापस एक्सट्रीम पोजीशन बी में जाता है और वापस बी से मीन पोजीशन ओ में आता है, तब इसका जाके एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड।
तो जितना भी समय इसको पेंडुलम को पूरा अपना एक ऑसिलेशन करने में लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। लेट अस नाउ सेट अप ए पेंडुलम एंड मेजर इट्स टाइम पीरियड। तो चलिए अब हम एक पेंडुलम का सेटअप बनाते हैं और टाइम पीरियड को मेजर करते हैं। तो ये हमारा हो गया एक्टिविटी 8.2 लेट अस एक्सपेरिमेंट। तो चलिए अब एक्सपेरिमेंट का टाइम आ गया, अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, कलेक्ट ए पीस ऑफ स्ट्रिंग अराउंड 150 सेंटीमीटर लॉन्ग, ए हैवी मेटल बॉल विद हुक, ए स्टोन दैट इज बॉब, ए स्टॉप वॉच एंड ए रूलर। तो आपको क्या क्या लेना है, 150 सेंटीमीटर लंबी कोई डोरी लेना है, हुक लगी हुई मेटल की बॉल या कोई पत्थर का टुकड़ा लेना है जिसको बॉब कहोगे आप, एक स्टॉप वॉच या रिस्ट वॉच आपको लेनी है, और लंबाई को नापने के लिए एक आपको रूलर लेना है। टाई द बॉब एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, जैसे कि ऊपर आपने उसमें देखा है, आप क्या करोगे, उसको बॉब को स्ट्रिंग के वन एंड से बांध लोगे, डोरी के एक सिरे से। फिक्स द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू रिजिड सपोर्ट सच दैट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज बिटवीन सपोर्ट बॉब इज अराउंड 100 सेंटीमीटर। तो ये जो आपकी लेंथ है ये 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये आपकी रिजिड स्ट्रिंग हो गई जिस पे आप इसको बांध लेंगे, ठीक है। वेट फॉर द बॉब टू कम टू रेस्ट। अब जब आप बांधेंगे तो ये क्या थोड़ा थोड़ा हिलता रहेगा, तो आप वेट करिए कि ये अपने बिल्कुल एकदम रेस्ट पोजीशन में आ जाए। पेंडुलम इज नाउ रेडी। अब आपका पेंडुलम बनकर तैयार है। नव जेंटली होल्ड द बॉब। अब आपको जेंटली बॉब को होल्ड करना है। मूव इट साइड टू वन साइड एंड रिलीज इट। आपको बॉब को क्या करना है कि एक साइड में पकड़कर जेंटली पकड़ के छोड़ देना है, ठीक है। खींच के इसको एक तरफ, जैसे आपने इसको सपोज करो यहाँ तक खींचा, तो अब आप इसको छोड़ दो। टेक केयर नॉट टू पुश द बॉब वाइल रिलीजिंग इट एंड द स्ट्रिंग इज टॉट। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आप बॉब को एक साइड कर रहे हैं तो आपकी जो स्ट्रिंग है, रस्सी है, वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, उसमें कोई खिंचाव या कोई ढीलापन नहीं होना चाहिए। और दूसरा, आप इसको जस्ट छोड़ेंगे, कोई पुश आप नहीं करेंगे। इज योर पेंडुलम नाउ ओसिलेटिंग। तो क्या आपका जो पेंडुलम है अब वो ओसिलेशन कर रहा है। यूजिंग ए वॉच मेजर द टाइम इट टेक्स फॉर द पेंडुलम टू कंप्लीट 10 ओसिलेशंस। तो देखिए अब आपको वॉच का यूज करना है, और जो आपका पेंडुलम है जब तक उसके 10 ओसिलेशन पूरे नहीं होते आपको टाइम मेजर करना है। रिकॉर्ड द टाइम इन टेबल 8.1। इसमें आपको उसका टाइम मेजर करना है। रिपीट दिस एक्टिविटी 3 to 4 टाइम्स, और इस एक्टिविटी को आपको 3 से 4 बार करना है। डिवाइड द टाइम टेकन फॉर 10 ओसिलेशन बाई 10 टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड फॉर योर पेंडुलम। तो देखिए आपने 10 ओसिलेशन कैलकुलेट की है, उसमें क्या होगा, धीरे धीरे ओसिलेशन का टाइम आपका घटता जाएगा। तो आपको उनको टोटल सबको ऐड करके 10 से डिवाइड कर लेना है, जिससे आपको क्या मिलेगा, टाइम पीरियड मिलेगा आपका पेंडुलम का। नोट इट डाउन इन टेबल 8.1 द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर वो पूरे का पूरा लिख लेना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इज द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम ऑलमोस्ट द सेम एवरी टाइम। क्या आपके टाइम पेंडुलम का जो टाइम है हर बार वो सेम था। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। आप इस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूड करते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज ऑलमोस्ट द सेम एवरी टाइम। तो देखिए वो घटता है लेकिन बहुत समय के बाद घटता है, लेकिन जैसे आप 10 के ओनली 10 ऑसिलेशन की बात करोगे तो ठीक है, जो एक निश्चित लंबाई का जो आपका पेंडुलम है उसमें क्या होता है कि उसमें जो आपका टाइम होता है वो लगभग चेंज नहीं होता है, वो सेम ही रहता है। ठीक है, जब आप उसको जेंटली छोड़ते हैं तो एक तरफ को, तो आपका उसमें ज़्यादा वेरिएशन, बहुत ज़्यादा वेरिएशन उसमें आपकी नहीं आएगी। अब हो सकता है वहाँ पर हवा हो या कोई और ऐसी चीज़ हो जो उसको इफ़ेक्ट करे, तो फिर उसमें ऑब्वियसली चेंज जाएगा। अदरवाइज अगर वहाँ पर हवा वगैरह कुछ भी नहीं है तो उसमें टाइम में चेंज नहीं आएगा। थिंक लाइक ए साइंटिस्ट। तो चलिए अब एक साइंटिस्ट की तरह सोचते हैं। यू जस्ट डिड एन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट विच वॉज फर्स्ट डन बाई गैलीलियो एक्सेप्ट यू यूज ए वॉच टू मेजर टाइम इन प्लेस ऑफ योर पल्स बीट। तो अभी अभी आपने जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट किया है उसको पहली बार गैलीलियो के द्वारा किया गया था।
केवल एक बात आपके द्वारा इस एक्सपेरिमेंट में अलग रही है कि जो टाइम का मेजरमेंट है वो आपने घड़ी से किया, उसकी जगह पर जो गैलीलियो थे उन्होंने अपनी पल्स, जो उनकी नाड़ी है, पल्स होती है, नब्ज होती है, उससे किया था। सपोज यू वर गैलीलियो एक्सपेरिमेंटिंग विद पेंडुलम्स, व्हाट ऑल वुड यू इन्वेस्टिगेट। तो अब आप मान लीजिए कि आप गैलीलियो हैं और जो पेंडुलम है उसको लेकर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। व्हाट क्वेश्चंस कुड यू आस्क। तो सोचिए कि आप क्या क्या क्वेश्चन करेंगे। वुड ऑल पेंडुलम हैव द सेम टाइम पीरियड। क्या सभी जो पेंडुलम है उनका टाइम पीरियड सेम होता है। हाउ वुड यू टेस्ट दिस। आप इसको कैसे टेस्ट करेंगे कि सभी पेंडुलम का उसका धागा छोटा बड़ा होगा तो क्या उनका टाइम पीरियड सेम होता है। तो उसको आप कैसे जांच करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। रिपीट एक्टिविटी 8.2 यूजिंग द सेम बोब बट विद द पेंडुलम ऑफ 3 डिफरेंट लेंथ्स। तो अब आपको क्या करना है, बोब सेम रखना है लेकिन जो धागा है, पेंडुलम है, उसकी लंबाई को आपको 2 या 3 अलग अलग बार चेंज करना है। ठीक है। डज द टाइम पीरियड चेंजेज। क्या टाइम पीरियड चेंज हो रहा है। इफ सो हाउ डज द लेंथ अफेक्ट इट। अगर ऐसा हो रहा है तो लंबाई बदलने का इस पर क्या इफेक्ट होता है। इफ चेंजिंग द लेंथ इन्फ्लुएंसेस द टाइम पीरियड डज द बोब मास आल्सो मैटर। देखिए, अगर आपका जब आप धागे की लेंथ चेंज कर रहे हैं तो उससे आपका टाइम पीरियड चेंज हो जा रहा है। तो क्या अगर आप बोब का भी मास, बोब का जो वेट है उसको चेंज करेंगे तो क्या इससे भी फर्क पड़ेगा। टेस्ट दिस बाय रिपीटिंग एक्टिविटी 8.2 विद ए फिक्स पेंडुलम लेंथ बट विद बोब्स ऑफ डिफरेंट मास। अब आपको क्या करना है कि पिछली बार तो आपने धागा छोटा बड़ा किया था, इस बार आपको बोब का साइज छोटा बड़ा करना है बट धागा फिक्स रखना है। तब आपको जो टाइम पीरियड है उसको निकालना है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज। क्या आपने कोई चेंज ऑब्जर्व की, क्या आपने इनमें कोई अंतर पाया। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन इट्स लेंथ बट नॉट ऑन द बोब्स मास। तो आप इसमें पाओगे कि जो टाइम पीरियड है, ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम में वो धागे की इसकी लंबाई पर निर्भर करता है लेकिन जो बोब है उसके मास पर नहीं। तो मास चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। जब आप जो पेंडुलम की लेंथ है उसको चेंज कर रहे हो तब उसमें फर्क आ रहा है। ऑल पेंडुलम ऑफ द सेम लेंथ हैव द सेम टाइम पीरियड एट द गिवन लोकेशन। तो देखिए, जितने भी एक गिवन लोकेशन मतलब उस पर्टिकुलर जगह पर, क्योंकि जैसे ही जगह बदलेगी तो जगह बदलने से भी जो ये पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड चेंज हो जाता है। ठीक है। तो सेम लेंथ का सेम जगह पर जितने भी पेंडुलम है उनका टाइम पीरियड सेम होता है। At this time period of a simple pendulum of a given length is constant at a place। तो देखिए, जो एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है एक गिवन लेंथ के लिए एक निश्चित जगह पर, वो कांस्टेंट होता है। तो दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो ये जो प्रॉपर्टी है उसका टाइम को मेजरमेंट करने के लिए यूज की जाती है। All clocks, old or modern, are based on some process repeating continuously, which can be used to mark equal intervals of time। तो देखिए, सभी घड़ियां चाहे वे पुरानी हो या नई हो, किसी न किसी ऐसे कंटिन्यूस रिपीटिंग प्रोसेस पर आधारित होती हैं जिसका यूज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को मेजर करने के लिए किया जा सकता है। तो चलिए अब एक डीप डाइव मारते हैं, गहन चिंतन। मॉडर्न क्लॉक्स मेजर टाइम यूजिंग द सेम बेसिस प्रिंसिपल। अब जो आज की मॉडर्न घड़ियां हैं उनमें भी जो टाइम मेजरमेंट होता है उसका सभी का एक आधारभूत सिद्धांत का उनमें यूज किया जाता है, बेसिक प्रिंसिपल का। periodically repeating process but use tiny and very rapid vibration either from a quartz crystal, quartz clock or from some specific atom, that is atomic clock। लेकिन ये घड़ियां या तो क्वार्ट्ज के पत्थर की क्वार्ट्ज की घड़ियां होती हैं या फिर किसी स्पेशल एटम, जिनको हम एटम
वॉच भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा छोटे और अत्यंत छोटे छोटे जो उसमें वाइब्रेशंस होती हैं उनका यूज करती हैं, ठीक है, बहुत छोटी छोटी वाइब्रेशंस का। वाइल हाइजेंस अर्ली पेंडुलम क्लॉक could gain or lose 10 seconds each day. Today's atomic clock are so precise that they lose only 1 second in millions of years. तो जो हाइगेंस की पुरानी पेंडुलम क्लॉक थी वो हर दिन 10 सेकंड आगे या पीछे उसमें हो जाने की संभावना रहती थी, क्या तो 10 सेकंड आगे हो जाएगी एक दिन में या 10 सेकंड पीछे हो जाएगी। लेकिन जो आज की एटम क्लॉक्स हैं उनमें वे इतनी ज़्यादा प्रिसाइज हैं, इतनी ज़्यादा परिशुद्ध हैं कि उनमें लाखों सालों में मात्र 1 सेकंड का अंतर आता है। तो देखिए कितनी प्रिसाइज हैं। साइंटिस्ट आर कॉन्स्टेंटली सर्चिंग फॉर इवन बेटर वेज टू मेजर टाइम विद ग्रेट एक्यूरेसी। तो देखिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो टाइम को मेजर करने के लिए बहुत ज़्यादा अधिक ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ में मेजर करने के लिए अगेन कांस्टेंट सर्चिंग में लगे हुए हैं, लगातार खोज कर रहे हैं अभी भी। तो देखिए ये आपकी अलग अलग वॉचेज है, पेंडुलम वॉच, आपकी नॉर्मल वॉच, डिजिटल वॉच, ये भी डिजिटल, ये आपकी एटॉमिक वॉच इसी तरह की होती है, ये आपकी स्टॉप वॉच है। तो सम कॉमन क्लॉक्स एंड वॉचेज, तो यहाँ पर आपको कुछ कॉमन क्लॉक और वॉचेज दिखाई गई हैं। तो चलिए वीडियो आपकी काफ़ी लेंथी हो जाएगी। अभी हम एसआई यूनिट ऑफ टाइम को पार्ट 2 में इस चैप्टर की वीडियो में करेंगे इससे आगे का पार्ट, ठीक है। इसी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ में अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप ज़रूर पूछ सकते हैं, बट डाउट को आप क्लियरली लिखना, क्योंकि बच्चे बहुत बार डाउट क्लियरली नहीं लिखते हैं, जस्ट जनरली ऐसे ही क्वेश्चन कर देते हैं। तो डाउट को क्लियरली लिखो ताकि मुझे समझ में आए और मैं आपको अच्छे से उसका रिप्लाई दे पाऊँ। तो चलिए आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में।